नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन सृजन की समीक्षा बैठक में तय किया जाएगा कि जिला कांग्रेस कमेटियों को बूथ स्तर पर सशक्त किस तरह बनाया जाए। टिकट वितरण जिला कमेटी की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। यही रणनीति बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेगी और साल 2027 के चुनाव में जीत का आधार मजबूत करेगी। कांग्रेस ने भी इंडी गठबंधन को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। हालांकि पार्टी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि समय आने पर सीट शेयरिंग की बात होगी, लेकिन अभी इसका कोई औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर रही है। 1989 के बाद से पार्टी राज्य की सत्ता में नहीं आई है। पिछली बार 2022 के चुनाव में पार्टी को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस संगठन निर्माण पर ध्यान दे रही है। अब पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत हर जिले और बूथ पर फिर से कमेटियों के गठन का काम शुरू किया है। पार्टी को साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एक सम्मानजनक और उपयुक्त गठबंधन की उम्मीद है। बीते साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मजबूत प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने जहां 17 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी की संख्या 62 से घटकर 33 हो गई। सवाल है कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर रिश्ता कैसा होगा, कांग्रेस कैसे अपने घर को दुरुस्त करेगी और बीजेपी की क्या रणनीति होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की ये जो कवायद है वह अपने आप को केवल मजबूत करने तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि उसका उत्तर प्रदेश में जनाधार बढ़े, ताकि राष्ट्रीय राजनीति पर वह फिर से अपनी छाप छोड़ सके। इसके लिए बूथ स्तर पे काम किया जा रहा है और यह बिल्कुल उसी तरह का ढांचा है जो कभी कांग्रेस के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म का काम करता था। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलशन आनंद जी, नेता बीजेपी, राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, और विनय राय जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है विनय राय जी कि कांग्रेस की ये जो कवायद है इसमें कितनी गंभीरता देखते हैं और क्या वास्तव में यह जो कवायद है इससे आम आदमी का जनाधार कांग्रेस की तरफ मुड़ेगा? विनय राय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अभी आवाज में कुछ समस्या आ रही है। गुलशन आनंद जी, नेता बीजेपी, कांग्रेस की यह कवायद आपके ऊपर कितना भारी पड़ने वाली है, कितनी गंभीरता से आप कांग्रेस की इस कवायद को लेते हैं? जी गुलशन आनंद जी, नेता बीजेपी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपनी आवाज को। जी जी, अनम्यूट कर लीजिए गुलशन आनंद जी अपनी आवाज। हाँ, आवाज आ रही है अब आपकी। गुलशन आनंद जी, अपनी आवाज अनम्यूट करिए। आवाज अब आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। जी जी जी, नमस्कार जी। श्री राज शर्मा जी, पुराने मित्र हैं हमारे, उनको भी नमस्कार जी। आपने कांग्रेस के गंभीर होने की विषय की बात की। हेलो, मैं बोलूं साहब? आवाज आ रही है आपकी, बोलिए जी। आपने गंभीर होने के विषय की बात की, कांग्रेस के गंभीरता का विषय आपने दिया। राजनीतिक पार्टी है और बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है और उनको गंभीर होना ही चाहिए। जो परिस्थितियां उनकी पूरे देश और प्रदेश के अंदर हैं, जिस बूथ लेवल तक जाने की वो बात कर रहे हैं। हम जब चुनाव में जाते हैं, राज्य हमारे साथ बूथों पर रहते हैं, हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
लगातार सूची वही रहती है, कोई एक आध शादी ब्याह नौकरी कर चला जाए, सूची बदलती है। इनको हर बार नए बूथ पर कार्यकर्ता लाने पड़ते हैं। हमारे मित्र हैं राजनीति जानते हैं, हम जब चुनाव में बूथ से लेकर पोलिंग एजेंट काउंटिंग एजेंट तक बनते बनते यहाँ तक आए, हम देखते थे। अच्छा नमस्ते, हाँ बोल भाई साहब, मैंने आगे बोले जी भाई साहब आगे, मैंने फिर कब मिलोगे, बोले अगले चुनाव में मिले। तो हर बार चुनाव के लिए आते हैं, प्रयास करने दीजिए इनको। बड़ी पार्टी है, नाम है इनका, लेकिन नीचे कार्यकर्ता नहीं है। पार्टी का नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। 89 के बाद आपने कहा जो पार्टी लगातार डाउन 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 जा रही है, एक हल्का सा अभी ऑक्सीजन मिल गई लोकसभा के चुनाव में, तो उसके दम पर ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर बूथ स्तर तक, और अब तो हम और पे चले आप गए। कांग्रेस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता से सीधा जवाब ले लेते हैं। राव शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने वास्तविकता बताई है। ठीक है, वास्तविकता बता रहे हैं, आप भी वास्तविकता बता दीजिए राव शर्मा जी। नहीं, मैं अब जब गुलशन भाई कह रहे हैं ये हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं इनकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। दुनिया में एक चीज मानी जाती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अमर बेल लेके नहीं आई। हमने भी सरकारें चलाई हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हमारी आज स्थिति खराब है, कल सही थी और कल फिर सही हो सकती है। इसमें कोई मतलब मैं नहीं सोचता कि अति सो। और हम लोग संगठन कर रहे हैं, संगठन सर्जन हमारा अभियान चल रहे हैं और हम बूथ लेवल तक जा रहे हैं। और मैं आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रसून भाई, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी जिंदा है, बस उसको घर से निकालने की जरूरत है। मैं भी घूमता हूँ गांव गांव और जगह जगह जाता हूँ, सब है। मगर क्या होता है कि कहते हैं ना, शादी में भी रूठे हुए फूफा को मनाना पड़ता है। जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो आप अपने जो नियरेस्ट होते हैं उनको ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। तो ठीक, अगर हम लोग पुराने कार्यकर्ताओं की तरफ घर घर से कनेक्शन बना लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हमें सरकार में आने से कोई नहीं रोक सकता। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए, मैं इसमें कोई भी गुरेज नहीं करूंगा कि 2014 में इन्हें बड़े प्यार से चुना था, लेकिन जब 2019 आया तो 2019 में ये गवर्नर से बन गए। इनको इतना मोह नहीं था लोगों का इनके प्रति, लेकिन 2024 में तो बिल्कुल भी मोह खत्म हो चुका था इनकी तरफ। चलिए, मोह खत्म हो गया है या नहीं हुआ है, यह बात हम जानेंगे अपने मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी से। विनय राय जी, कांग्रेस की जो यह पहल है, इसमें आप कितनी गंभीरता देखते हैं? दूसरा, क्या जो राव शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता अभी भी बचे हुए हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इनके यहाँ नेता बचे रह गए थे, वो भी एक एक करके अब जा रहे हैं। ये दोनों कार्यकर्ता और नेता वापस कैसे आएंगे? क्या ये जो पहल है इनकी, इसमें कोई गंभीरता दिखते हैं आप, विनय राय जी? मसला नवासी के बाद से कांग्रेस के डाउनफॉल का नहीं है। मैं कह रहा हूँ 2009 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 21 और बाद में राजभर जीतकर 22 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुई, लेकिन उसके अनुपात में विधानसभा में परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सवाल ये कि कोई एक अपने कद काठी के हिसाब से चुनाव लड़े और जीत गया। जैसे मैं कुशीनगर एग्जाम्पल दूंगा, वहाँ पे आरपीएन सिंह थे। आरपीएन सिंह का अपना पर्सनल वजूद था, जिसके चलते वो लड़ाई में रहते थे, जीते हारे मंत्री रहे। ठीक उसी तरह से जगदम्बिका पाल, जब अब तक वो कांग्रेस में थे, वो अपना विजय जीतते रहे। उसके बाद से उनके जाने के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या है? सवाल सिर्फ इतना है कि मैं आज नहीं, मैंने 2002 में प्रियंका गांधी का अमेठी में एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि ग्राउंड लेवल पर वर्कर को सक्रिय करने की जरूरत है। जब तक वर्कर हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक हम चुनाव में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2002 में जब प्रियंका गांधी जी को इस बात का एहसास था, आज हम 2025 में खड़े होकर उसी बात की चर्चा कर रहे हैं। तो लंबा दौर होता ही, छोटा मोटा दौर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के अंदर कि जो अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने घोड़ों का जिक्र किया, मैं उस लहजे में तो नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम नई ऊर्जा को सामने ले आए, कार्यक्रम कुछ लगाएं। केवल ये नहीं हुआ कि सोनिया जी का जन्मदिन, राहुल जी का जन्मदिन, प्रियंका जी का जन्मदिन, गांधी जयंती, उनको एक स्टेप उठाना पड़ेगा कि जो भी बुराइयां राज्य सरकार की हैं, जिससे जनता परेशान है, उस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरें, थोड़ा आंदोलन करें, थोड़ा डीएम कार्यालय पर दिखें कि उनके भी वर्कर, उनके भी नेता कुछ प्रदर्शन जनता के हित में खड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अभी भी एसी से निकलने की आदत गांव तक नहीं जाएगी तो सवाल कहां से पैदा होता है कि पार्टी मजबूत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ऐसा नहीं कुछ को एसी का। विनय राय जी की आवाज रुक गई है, हम इनसे दोबारा अपनी बात पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ओम प्रकाश अम्बेडकर जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से कांग्रेस
अपनी रणनीति में तेजी ला रही है, यह समाजवादी पार्टी के लिए शुभ संकेत है या अशुभ? क्योंकि आप लोगों का जो वोट बैंक है कॉमन है। देखिए सर, कांग्रेस चूंकि हमारे इंडिया गठबंधन में है, इसलिए मैं पार्टी पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो बात कहते हैं वही निर्णय अंतिम होता है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है, कोई लड़ाई में नहीं। अगर आज कांग्रेस से हम गठबंधन खत्म कर लें तो कांग्रेस भी लड़ाई में नहीं रहेगी। लड़ाई में सपा और भाजपा है, और बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी माना जा रहा है। वो जो तैयारी कर रही वो अखिलेश यादव को हराने के लिए। इसलिए तो अगर आप इतने ही मजबूत हैं तो गठबंधन करने की जरूरत क्या है? अरे जब मोदी जी इतने मजबूत हैं तो वो क्यों गठबंधन किए हैं? चलिए राज शर्मा जी, अब आप इसका जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कांग्रेस आए या ना आए, हम अपने दम पे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। राज शर्मा जी, मोदी जी ब्रह्मांड ठीक गुरु है, हैं। ऐसा मोदी जी उन्होंने जो विश्व कहा गुरु कोई हैं। बात नहीं। राज शर्मा जी मोदी जी विश्व गुरु हैं, उनको गठबंधन की क्या सुन जरूरत लीजिए अब उनकी बात। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँ, ठीक है वो कह रहे हैं, मतलब उनका कहने का मतलब ये नहीं कि ना आए। उन्होंने ये सब नहीं कहा ना आए। भाई हम लोग चल रहे हैं गठबंधन पे, ये सारे रास्ते खुले हुए हैं कि ओपन गठबंधन रहे या ना रहे। वही भाई ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि चलिए, अगर सच्ची और खरी बात सुननी है तो विनय राय जी हमारे साथ मौजूद है, मैनेजिंग एडिटर। विनय राय जी, कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस अगर बढ़ती है तो समाजवादी को ही नुकसान पहुंचाएगी, समाजवादी पार्टी को। इस राय से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस पार्टी जो है आज की तारीख में दो तरह का विभाजन है। एक बीजेपी है, गैर जी का बीजेपी। काम करे। ओम प्रकाश जी, एक मिनट आप सुन लीजिए अब। जितने अपोजिशन के लोग थे वो अलग तरीके से स्ट्रेटजी बनाते थे कैसे कांग्रेस को रोका जाए। तो दो ही भाग में बंटता था, एक कांग्रेस एक गैर कांग्रेस। उसी तरह का आज की जो स्थिति है उसमें है कि बीजेपी और गैर बीजेपी। उसमें अगर स्ट्रेटजी अगर ये लोग फॉलो करते हैं और गठबंधन टूटता है, तो अगर इस गलतफहमी में कोई भी हो, उत्तर प्रदेश का भी लोकसभा चुनाव हुआ और अगर अखिलेश जी को लगता है कि उनके बलबूते केवल इतनी सीटें आ गई, या कांग्रेस को भी केवल ये लगे कि अगर वो गठबंधन के पार्ट से इसलिए आ गई तो दोनों को शायद गलतफहमी हो। मिल करके ताकत बड़ी होती है, वोटों का डिवीजन नहीं होता है। और इस बार के चुनाव में बसपा लगभग शून्य पे चली गई। उसको ये जनता में ये मैसेज चला गया कि ये तरीके से वोट काटने के लिए है, इनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए गठबंधन कामयाब हो गया और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कामयाब दिखा। लेकिन अगर गठबंधन टूटता है तो जाहिर सी बात है माइनॉरिटी वोट का सीधा सीधा डिवीजन होगा, क्योंकि ग्रास रूट के माइनॉरिटी को ये लगता है कि देश में इकलौती पार्टी कांग्रेस ऐसी है जो किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी, चाहे पर्दे के सामने से या पर्दे के पीछे से। इसलिए उसके पास अगर किसी को गठबंधन तोड़ते हैं अगर सपा के लोग, तो एक तरीके से जहां पर भी कांग्रेस मजबूत लड़ेगी वहां पर वोटों का डिवीजन होगा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। विनय राय जी हमारे साथ मौजूद है। हम पूछ रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो वास्तव में यह बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा होगा, जिसकी अब कवायद शुरू हो चुकी है। जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में गठबंधन करने के लिए मैं कल तैयार नहीं, तो उसको लग रहा है जब से आकाश को उन्होंने फ्रंट फुट पर डाला है, वो पहले अपने वोट बैंक को एड्रेस करना चाहते हैं, उसको एकजुट करना चाहते हैं, जो जनाधार उनसे हाथ से निकल गया है। क्योंकि पहले जो बसपा का वोट था वो भाजपा को जा रहा था। पिछले चुनाव में कमोबेश में कहूँ वोट में डिवीजन हुआ और लगभग आधे आधे में वोट बट गया। तो आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि पहले सीधे तौर पर जो बड़ा गठबंधन मुझे दिखता है वो कांग्रेस और सपा का है। और बसपा चुनाव आते आते कौन सा पैतरा चलेगी ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि शुरू से अप्रत्याशित तरीके से राजनीति करने के लिए विख्यात रही है बसपा। तो आपने पिछले चुनाव में भी देखा कि 24 घंटे 48 घंटे पहले तक टिकट बदलते रहे। तो अगर उसके सहारे अगर सियासत किसी पार्टी को करनी है तो हमें लगता है कि स्ट्रेटजी उसकी गलत होगी। आप मूल जो गठबंधन है उसके सहारे राजनीति को आगे बढ़ाइए। गठबंधन का बीच में अगर आता है तो उसका मूल्यांकन करिए कि क्या बेहतर है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ओम प्रकाश तय है गठबंधन नहीं, गठबंधन छोटा है वो बड़ा करना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री जी बनारस से लड़ते हैं तो बगल में ही मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आती है तो उनको अपना दल से भी गठबंधन करना पड़ता है। उसी पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर है, उनसे गठबंधन करना पड़ता है। पूर्वांचल से संजय निषाद आते हैं, उनसे गठबंधन करना पड़ता है।
तो छोटा ही सही अगर किसी का स्टेक है, तो आपका अगर भाजपा गठबंधन कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या सपा को गठबंधन करने में कोई हिचक होनी चाहिए। जो भी पार्टनर आते हैं छोटे बड़े और उनके सेम माइंडसेट के हैं, उनको लगता है कि उनके वोट को डिवाइड कर सकते हैं, उसके साथ अगर गठबंधन में जाते हैं तो राजनीतिक तौर पर उन पार्टियों को फायदा ही होगा। फायदा ही होगा। ओम प्रकाश अम्बेडकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सहयोगी दलों की मजबूती कहीं आप पर भारी तो नहीं पड़ेगी? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन में हम राहुल गांधी जी के साथ हैं और प्रदेश में हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी जो है वो विश्वासघाती पार्टी है, वो किसी के साथ गठबंधन में उनका विश्वास नहीं है। बहन जी किसके ऊपर कब आरोप लगा देंगी? 2019 में हमने गठबंधन लोकसभा में किया था बहन जी के साथ, तो उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि यादव हमको वोट ही नहीं दिए, जबकि 10 सीट बहन जी जीती, हमारी 4 सीट थी। बहन कुमारी मायावती जी भारतीय राजनीति में गठबंधन के दौर में वो विश्वसनीयता के दायरे में बाहर हैं। बहन जी कभी भी किसी व्यवस्था को बिना सूचना दिए तोड़ सकते हैं, इसलिए पॉलिटिकल जो गठबंधन है उसमें बहन कुमारी मायावती जी को साथ लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। चलिए, यह तो वक्त की बात होगी, शायद अभी और समय है। राज शर्मा जी, कांग्रेस अगर कवायद कर रही है संगठन सृजन अभियान के जरिए, तो असल में आपकी कोशिश कार्यकर्ताओं को अपने दल में लाने की है कि नेताओं को, और जो पुराने नेता छूट गए हैं क्या उनको भी वापस जोड़ने की कोई कवायद है? देखिए, मैं एक और बात बता दूं, नेता तो खुद पे खुद चले आते हैं और जो नेता हमें छोड़ के गए वो उनका अपना अपना मतलब होगा, अपने अपने बेनिफिट्स होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन मुद्दा है, देखिए अभी राय साहब भी कह रहे थे, इन्होंने 2002 में जब प्रियंका गांधी जी का इंटरव्यू किया था तब उन्होंने भी कार्यकर्ताओं ने ये बात निश्चित इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि यूपी में थोड़ा कार्यकर्ता हमसे दूर है, लेकिन जो हम संगठन सृजन अभियान चला रहे हैं उस पे हम सबसे पहले जो हमारा ध्यान है वो उन कार्यकर्ताओं पे है जो कांग्रेस का मूल वोटर था। हम उनके पास जा रहे हैं और उनको ही संगठन में तरजीह दी जा रही है, जिससे कि हमारे पास कार्यकर्ता होंगे, हमारे न्याय पंचायत कमेटियां होंगी, ब्लॉक स्तर की कमेटियां पूरी बन जाएंगी। तो आप ये मानिए कि मुझे लगता है कि एक जिले में लगभग 30 से 35 हजार हमारे पदाधिकारी होते हैं और हम ऐसे पदाधिकारी चाह रहे हैं। अब हमारा ध्यान अलग है, हम आइडियोलॉजी देख रहे हैं, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी का है हम उसको ही पद देना। बेहद अहम बात आपने कही राज जी, बेहद अहम बात की आइडियोलॉजी देख रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी है क्या, जनता जानना चाहती है। जी नहीं, मैं तो एक बात आपको कहता हूँ, आइडियोलॉजी थी तभी सत्ता में रहे हैं। अरे वही जनता एक बार फिर से आपके मुंह से सुनना चाहती है कि आपकी आइडियोलॉजी है क्या, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है क्या? मुझे लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है और डायरेक्ट जनता से संवाद करके अगर उन्हें आइडियोलॉजी बताई जाए तो ज्यादा बेहतर। चलिए ठीक है, गुलशन आनंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। जी श्री ओम प्रकाश अम्बेडकर जी ने गठबंधन की हांडी अभी चढ़ी भी नहीं थी, मैं चौराहे पे नहीं कहूंगा, आपके चैनल पर फोड़ दी। और राज शर्मा जी कह रहे हैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा। ये गठबंधन आपस में एक दूसरे को धोखा देने का गठबंधन है। अंतिम निर्णय तो जनता करती है और धोखा कई बार हो चुका है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये लड़ाई अब ये है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय के पुत्र, बहुत बड़े खाटी समाजवादी पीड़ित नेता थे, उनकी विरासत को लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो भी अंधेरे में है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी से मुझे नुकसान होगा या मुझे फायदा होगा। यही स्थिति राहुल गांधी की है। यूपी में इनको ये नहीं घुसने देंगे, बंगाल में ममता जी नहीं घुसने देंगी, पंजाब में आप नहीं घुसने देंगे। स्टैंड कहाँ कर रही है कांग्रेस? आप ये तो देखिए 89 से ये इन्होंने बताया राज जी ने हम सत्ता में नहीं, 11 और 25 36 साल हो गए आपको। जिस कार्यकर्ता की आप बात करते हैं वो कार्यकर्ता यदि 30 साल का तो आज 66 और 70 साल का होगा। युवा कार्यकर्ता आप कहीं जोड़ नहीं पा रहे हैं, कोई इकाई आप। बेहद अहम बात कर रहे हैं गुलशन आनंद जी। विनय राय जी आपसे जानना चाहेंगे, जो गुलशन आनंद जी कह रहे हैं कि आपके पास तो पुराने कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं और बेहद अहम बात कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ का मुकाबला करने के लिए वास्तव में कोई गंभीर रणनीति है विपक्ष के पास या नहीं? देखिए, हर पार्टी अपने आप को मायावती जी के धोखे की बात की, ओम प्रकाश जी ने धोखा किसने दिया, गैस हाउस को जिंदा जलाकर मारने का सब रिकॉर्ड में बचाया किसने? वो लोग आज भी प्रयागराज सीट पर जो सांसद हैं उज्ज्वल रमन सिंह सपा से आए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि पुयल पुनिया साहब बाराबंकी से हैं,
क्यों ना उनको फ्री हैंड दिया जाए कि अपने स्तर से संगठन का एक मोटा आधार तैयार करिए। लेकिन कांग्रेस को बीच में डर ये भी लगता है कि जैसे पाला बदल देते हैं नेता तो इंसानों पूरा संगठन ही साथ साथ उनके चला जाए। लेकिन ग्रास रूट को मजबूत करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और नए वोटर्स के लिए तो जो राजनीति करने वाले हैं उनको जिनको चुनाव लड़ना है वो तो लड़ेंगे। आपने देखा होगा कि पार्टियों से हटकर निर्दल भी लोग चुनाव लड़ते हैं और अच्छा वोट पाते हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों को कि जो कांग्रेस की जो विचारधारा की बात आ रही थी, इसमें स्पष्ट बोलने में क्या आ जाता है, जो हिंदू मुस्लिम सबको लेकर साथ चले। क्योंकि आज की तारीख में माइनॉरिटी कम से कम भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना के चलती है, और कांग्रेस के ऊपर आरोप है कि माइनॉरिटी को साथ लेके चलती है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भी है, तुष्टीकरण का आरोप समाजवादी पार्टी पर भी है भाई साहब। मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में कह दिया था कि जो भी हक है पहला वो माइनॉरिटी का है। तो मेरा मत सिर्फ इतना है, नहीं, माइनॉरिटी का नहीं कहा था, मुसलमानों का कहा था। आप शब्दों में अपने में सुधार करिए। माननीय मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था पहला अधिकार मुसलमानों का है। और गुलशन भाई बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप उनका मनमोहन सिंह जी का सुन लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत ना गुलशन भाई, मैं जो कहूं हारने को तैयार ना। चलिए, आप सभी लोग इस खास कार्यक्रम में आए, अपनी अपनी राय रखे। आप सभी का धन्यवाद। समय की कमी के कारण इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।